मन्नत ट्रेन में जाकर आखिरी सीट पर बैठ जाती है और अपना चेहरा अच्छे से कवर कर लेती है। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी वहाँ आता है और ट्रेन में बैठे सभी लोगों को एक पोस्टर देने लगता है। मन्नत भी उससे वह पोस्टर ले लेती है, पर उसे पोस्टर को देखते ही मन्नत हैरान रह जाती है, क्योंकि यह पोस्टर उसका ही था। उस पोस्टर में मन्नत की फ़ोटो के नीचे लापता लिखा हुआ था और जो भी मन्नत को ढूंढेगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। मुझे बचकर रहना होगा, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा। मन्नत डरते हुए अपने चेहरे को ढकते हुए बोली। करीब आधा घंटा बीत चुका था। अब ट्रेन के चलने का टाइम हो चुका था। अब तक मन्नत का डर भी काफ़ी कम हो चुका था, क्योंकि अभिमान को उसे ढूंढना होता तो शायद अब तक ढूंढ चुका होता। इसलिए उसे तसल्ली हो गई थी कि अब वो अभिमान के कैद से आज़ाद हो चुकी है। ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे, पर तभी अचानक कुछ लोगों ने ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। इस ट्रेन को रोको, इसकी चेकिंग होगी, बाहर से किसी आदमी ने कहा। यह सुन मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। इन्हें कैसे पता चला? मन्नत ने घबराते हुए कहा, पर तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। उसे देख मन्नत ने अपना सिर पीट लिया। सही कहता है रक्षित, मैं पूरी बेवकूफ़ हूँ। इसे ऑफ़ क्यों नहीं किया? इसी से इन्होंने मेरा लोकेशन पता लगवाया होगा। मन्नत उस फ़ोन को फ़ौरन ऑफ़ कर देती है। अब सारे आदमी एक एक इंसान की चेकिंग कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मन्नत की बारी आने वाली थी। ये देख मन्नत अपनी सीट से उठकर आगे की तरफ भागने लगती है। उसे कैसे भी करके इस ट्रेन से निकलना था। वो तेज़ी से भागे जा रही थी कि तभी वो किसी शख्स से जाकर टकरा जाती है और अपने सामने मौजूद शख्स को देख मन्नत की आंखें डर से फैल जाती हैं। ये कोई और नहीं, अभिमान था। अभिमान को देखते ही मन्नत के माथे से पसीना बहने लगता है। अभिमान उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद अभिमान मन्नत को घर लेकर आया और वो दोनों कार से निकलकर अंदर आ गए। मन्नत की हालत देख सभी की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उसके हाथों की चोट का खून सूखकर जम गया था, जो कि काफ़ी ख़राब लग रहा था। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। उसके पैरों में भी चोट थी, जिसकी वजह से वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसलिए अभिमान ने उसे कमर से थाम उसका सारा वजन अपने ऊपर लिया हुआ था। मन्नत, आप ठीक है ना? मिथिला जी ने उसके गालों पर हाथ रखकर पूछा। तो मन्नत ने बस अपनी पलकें झपका दी। मिथिला जी ने आगे बढ़ उसे अपने गले से लगा लिया, जिससे मन्नत का दिल भारी हो गया। उसने भी कसकर उन्हें गले लगा लिया। मिथिला जी उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मन्नत का दिल चाह रहा था कि वो अभिमान की हर हरकत के बारे में मिथिला जी को बता दे, पर आज का नज़ारा देखने के बाद से मन्नत की जुबान जैसे खुल ही नहीं पा रही थी। उसे अभिमान पर अब गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे अभिमान से नफ़रत हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में मन्नत मिथिला जी से अलग होती है कि तभी ध्वनि जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मुझे मन्नत से अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात पर सभी ने सिर हिला दिया और वो मन्नत को लेकर गेस्ट रूम में आ गई। साथ ही उनके पीछे जन्नत और गिरीश जी भी आ गए। दरवाज़ा बंद करते ही ध्वनि जी गुस्से में मन्नत की बाजुओं को पकड़, क्या सोच कर भागी थी तू? तुझे सिर्फ अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र है। एक बार भी सोचा, अगर गुस्से में एक बार फिर अभिमन्यु ने जन्नत से रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होगा तेरी बहन का? कहते हुए उन्होंने मन्नत को झटक दिया। मन्नत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे लगा था कि शायद ध्वनि जी उससे उसकी हालत के बारे में पूछेंगी। ये पूछेंगी कि अभिमान ने कुछ गलत तो नहीं किया उसके साथ, लेकिन यहाँ तो उन्होंने सीधा उस पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। कैसी खुदगर्ज बहन हो तुम! अगर तू पकड़ी ना जाती और भगवान न करे अभिमन्यु जन्नत को मंडप पर छोड़ देता तो क्या इज्जत रह जाती हम सबकी। सारी दुनिया जानती है इन दोनों की शादी के बारे में। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो समाज में खड़े होने लायक नहीं रह जाएगी मेरी बेटी। और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगी। इसलिए अब बिना किसी बदतमीजी के तू तैयार होगी और अभिमान जी से शादी करेगी। ध्वनि जी ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा। बस
मन्नत ने अपना हाथ दिखाकर कहा तो गिरीश जी उसे देखने लगे। क्या सिर्फ जन्नत ही आपकी बेटी है? सिर्फ उनकी खुशियाँ, उनका प्यार, उनकी इज्जत आपकी नज़रों में मैटर करता है? मेरी मर्जी, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ, वो कुछ भी नहीं है? मन्नत ने रोते हुए सवाल किया। उसकी बात सुन ध्वनि जी ने अपना चेहरा फेर लिया। मन्नत, तू बात को बेवजह आगे बढ़ा रही है, जन्नत ने कहा। बिल्कुल भी नहीं दी। मैंने सिर्फ एक सवाल किया है जिसका जवाब मम्मी पापा की खामोशी ने साफ साफ दे दिया। इन दोनों ने तो मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। इनके लिए हमेशा सिर्फ तेरी खुशियाँ मायने रखती थीं। बचपन से तेरी हर जिद को पूरा किया गया और मुझे हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ा, पर फिर भी मैंने खुले दिल से मेरी हर चीज़ तुझे और प्रियांक को पहले दी। हमेशा तुम दोनों के बारे में खुद से पहले सोचा। मैंने मेरी आत्मसम्मान को साइड में रखा, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, मनपसंद एंगेजमेंट रिंग दिलाने के लिए, और बदले में मुझे आज खुदगर्ज का टैग दिया जा रहा है। मन्नत ने रोते हुए अपने मन का गुबार निकाला। उसके इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मन्नत बेटा, तू रो मत। तुझे तो पता है तेरी मम्मी की आदत है तुझे सुनाने की, तू दिल पर मत ले। गिरीश जी बोल ही रहे थे कि मन्नत बीच में। मम्मी की आदत के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ पापा, इसलिए बचपन से चुप होकर उनकी हर एक कड़वी बात को बर्दाश्त करती रही मैंने। पर आज मुझे आपका जवाब चाहिए। मुझे जानना है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप भी वही चाहते हैं जो मम्मी चाहती हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ उनसे शादी कर लूँ? मन्नत ने एक उम्मीद के साथ गिरीश जी से पूछा तो उन्होंने अपनी नज़रें झुकाकर भारी मन से, हाँ, मैं भी वही चाहता हूँ जो तेरी मम्मी चाहती है। तेरे अभिमान जी से शादी करने में ही हम सबकी भलाई है। उनका जवाब सुन मन्नत की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। उसके परिवार वाले तक इस सिचुएशन में उसके साथ नहीं थे। ऐसे में अकेली मन्नत क्या ही कर लेती। मन्नत कुछ पल यूं ही ज़मीन को घूरती है और फिर एक सख्त आवाज़ में, अगर आप सिर्फ यही चाहते हैं तो मैं उनसे शादी करूँगी। उसकी बात सुन जन्नत और ध्वनि जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं गिरीश जी की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। लेकिन इस शादी के बाद मेरा आप सबसे कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। ना ये मेरा मायका होगा, ना मैं आप लोगों की बेटी। हमारे बीच जो भी कुछ था वो आज से ख़त्म। कहते हुए मन्नत बिना एक भी पल गवाए वहाँ से चली गई। वहीं उसकी बात सुन गिरीश जी के आंखों से आंसू आ जाते हैं और ध्वनि जी को भी मन्नत की बात अच्छी नहीं लगती। उनकी आंखों से भी आंसू छलकने लगे। लेकिन जन्नत को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसे अभी भी सिर्फ अपनी खुशियों की ही फिक्र थी। मन्नत रोते हुए गेस्ट रूम से बाहर आ गई कि तभी दिव्या और गंगा जी उसे स्टडी रूम में ले गईं, क्योंकि मिथिला जी अभी अभिमान से बात कर रही थी। उसके बाद उन्हें मन्नत से कुछ बात करनी थी। वहीं हॉल में अभिमान चुप खड़ा था और मिथिला जी उसे घूर रही थी। सुबह वो सब क्या था अभिमान? और अभी मन्नत की ऐसी हालत? तूने क्या किया? उसके साथ ज़बरदस्ती की तूने? उसके साथ क्या किया बता? वो इतना डरी हुई क्यों है? तूने उसे डराया है ना? मिथिला जी ने पूछा। वहीं अभिमान बिल्कुल चुप था, क्योंकि झूठ वह मिथिला जी से कह नहीं सकता था और सच शायद मिथिला जी सुन नहीं पाएंगी। उसकी चुप्पी देख मिथिला जी गुस्से में, ठीक है, तू मत दे जवाब। अब मैं सीधा मन्नत से पूछूंगी और अगर उसका जवाब ना हुआ तो कोई शादी नहीं होगी, समझा? कहकर मिथिला जी स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं अभिमान की धड़कनें भी तेज थी, क्योंकि उसने मन्नत को कह तो दिया था कि उसे मिथिला जी के सामने हाँ बोलने हैं, पर मन्नत के खुराफाती दिमाग में कब क्या चलने लगे उसका उसे अंदाज़ा नहीं था। मिथिला जी मन्नत के पास आती हैं। मन्नत चुपचाप सर झुकाए सोफे पर बैठी हुई थी। कदमों की आहट सुन मन्नत अपना सर उठाकर मिथिला जी को देखती हैं। उसका चेहरा पूरा तरह से उतरा हुआ था। यह देख मिथिला जी को टेंशन आता है। कमज़ोरी महसूस हो रही है क्या? हम डॉक्टर को कॉल करें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मन्नत ने धीरे से कहा। तो मिथिला जी उसके पास बैठ गई और उन्होंने दिव्या और गंगा जी को बाहर जाने का इशारा किया। तो दिव्या और गंगा जी बाहर खड़े हो गए।
अभिमान और अभिमन्यु भी बाहर खड़े बस मिथिला जी के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। देखो मन्नत, हम तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, इसलिए बस एक आखिरी बार हम तुमसे तुम्हारी राय जानना चाहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। और यकीन करो, अगर तुम ना बोलोगी ना तो हम अभिमान को समझा लेंगे। और तुम चिंता मत करो, जन्नत और अभिमान की शादी फिर भी होगी। इसलिए अब बिना डरे तुम हमें अपना जवाब सुनाओ। मिथिला जी ने सवाल किया तो मन्नत ने मुस्कुराते हुए, मैं ये शादी करूँगी आंटी, और अब ये जवाब मैं किसी के दबाव में आकर नहीं दे रही, बल्कि मैं सच में उनसे शादी करना चाहती हूँ। उसका जवाब सुन मिथिला जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। सच? मिथिला जी ने उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा तो मन्नत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। तो अब से आंटी नहीं दीदी बोलना मुझे, कहते हुए मिथिला जी ने मन्नत को अपने गले से लगा लिया। वहीं उनके गले से लगते ही मन्नत के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। इश्क की धुनी रोज़ जलाएं, उठता धुआं तो कैसे छुपाएं। अभिमान की नज़रें अभी भी दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसे इंतज़ार था कि सिर्फ मिथिला जी के आने का हो। अखियाँ करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी। तभी मिथिला जी कमरे से बाहर आती हैं और सीधे अभिमान के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। उनका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था, इसलिए सभी के चेहरे पर एक डर झलक रहा था। कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मुंह लटका कर क्या खड़ा है गधे, स्माइल कर, मन्नत ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है, कहते हुए मिथिला जी उसके गले लग जाती हैं। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मतलब आज हम दोनों की शादी साथ में होगी। ओ गॉड आई एम सो एक्साइटेड, कहते हुए अभिमन्यु और दिव्या भी उसके गले लग जाते हैं। अभिमान के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल थी। चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। अच्छा चल, अब मन्नत को मेहंदी लगवा लेने दे और तू मेरे साथ चल। तुझे और अभिमन्यु को भी तैयार होना है ना, थोड़ी देर में शादी का मुहूर्त है। चलो सब लोग तैयार हो जाते हैं, मिथिला जी ने कहा तो सभी अपने कमरे में चले गए। मन्नत चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ फैला रखे थे क्योंकि दो मेहंदी वालियाँ झुककर उसके हाथ पर मेहंदी लगा रही थी। इस वक्त मन्नत की आंखों में आंसू थे, पर मन्नत किसी तरह उन्हें गिरने से रोक रही थी। जोगिया जोग लगा के, मखरा रोग लगा के, इश्क की धुनी रोज जलाए। थोड़ी देर बाद मेहंदी वाली मेहंदी लगाकर चली जाती है। अब मन्नत अपनी मेहंदी निहार रही थी। उसके हाथों में अभिमान का नाम लिख चुका था और शायद तकदीर में भी। मन्नत की आंखों से आंसू सीधा अभिमान के नाम पर जाकर गिरता है। उठता धुआं तो कैसे छुपाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। थोड़ी ही देर बाद अभिमान और अभिमन्यु दोनों मंडप पर खड़े हुए थे। जहां अभिमन्यु ने वाइट कलर का शेरवानी पहनी थी तो वहीं अभिमान ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों के सिर पर पगड़ी थी और दोनों ही इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहे थे। तभी मन्नत और जन्नत भी सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आती हैं। दोनों ही ब्राइडल लुक में थी। ये वही लहंगे थे जो मिथिला जी आज सुबह लेकर उनके घर गई थी। हालांकि मन्नत का लहंगा बदल चुका था क्योंकि पुराना लहंगा गंदा हो चुका था, लेकिन देखने में यह नया लहंगा पुराने से भी ज़्यादा सुंदर था। उनके दुपट्टे ने पूरी सीढ़ियों को घेर रखा था। जहां जन्नत और अभिमन्यु मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, वहीं मन्नत की नज़रें झुकी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था और चेहरे पर खुशी के नामो निशान नहीं था, लेकिन अभिमान की फेस पर एक डेविल स्माइल थी। उसे मन्नत को इस तरह देखकर सुकून मिल रहा था, और मिलता भी क्यों नहीं भाई। उसने मन्नत को अपने आगे झुका जो दिया था। उड़ के धानी रीत की चादर, आया तेरे शहर में रांझा तेरा। अभिमान मन्नत के आगे अपना हाथ करता है और मन्नत भी बिना किसी गुस्से के चुपचाप अभिमान के हाथ में अपना हाथ डाल मंडप में आकर बैठ जाती है। दुनिया जमाना झूठा फसाना, जीने मरने का वादा साचा मेरा। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और थोड़ी देर के बाद अभिमान और मन्नत वरमाला के लिए खड़े होते हैं। पहली बारी मन्नत की थी,
पर मन्नत काफ़ी देर तक अपने हाथ नहीं उठाती है। ये देख अभिमान गुस्से में उसके हाथों से खुद ही वरमाला पहन लेता है और खुद भी उसे वरमाला पहना देता है। ये देख लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर में गिरीश जी और ध्वनि जी उन दोनों का कन्यादान करते हैं और अब बारी थी सिंदूर दान की। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए जन्नत की मांग भर देता है। वही अभिमान अपने चोटिल हाथ को जोर से दबाता है, जिससे एक बार फिर उससे खून बहने लगते हैं और उसी खून के जरिए अभिमान उसकी मांग भरता है। ये देख सभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही मन्नत की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और फिर पंडित जी के कहने पर अभिमान मन्नत को मंगलसूत्र भी पहना देता है। अब मन्नत की आंखें भर आई थी, पर उसने किसी तरह अपनी आंखें मोड़कर अपने आंसुओं को कंट्रोल किया हुआ था। हो शीस महल ना मुझको सुहाए, तुझ संग सूखी रोटी भाई, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी ने कहा। तो मन्नत की मुट्ठियाँ कस गई। वही अभिमान ये नोटिस करते हुए मन्नत का हाथ पकड़ लेता है और उसकी बंद मुट्ठियों पर ही किस करता है, जिससे मन्नत सिहर उठती है और अपनी कसी मुट्ठियों को खोल देती है। तुम मेरी पहली पसंद थी लिटिल वन, एंड फाइनली अब तुम मेरी हो, अभिमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। अब आप लोग जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, पंडित जी ने कहा। तो दोनों जोड़े खड़े हो गए और बारी बारी से सभी का आशीर्वाद लेने लगे। अब बारी थी विदाई की। ध्वनि जी मन्नत के पास जाने लगती हैं, पर तभी जन्नत उनके सीने से लगकर रोने लगती है। वहीं ध्वनि जी भी मन्नत को भूल जन्नत से लिपट कर रोने लगती हैं। वहीं गिरीश जी मन्नत के गाल पर हाथ रखते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो मन्नत को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते ही थे कि तभी मन्नत अभिमान के पीछे छिप जाती है। ये देख अभिमान उसकी पीठ पर अपना हाथ रख, मेरी पत्नी को संभालने के लिए अब मैं हूँ ससुर जी, ये सो यू डोंट वरी, अभिमान ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा। तो गिरीश जी उसे घूरते हुए पीछे हो गए। वहीं मन्नत चुपचाप खड़ी हुई थी। उसकी विदाई थी, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं गिर रहा था। तभी एक बार फिर उसके जहन में आज सुबह का दृश्य आ जाता है और एक बार फिर रक्षित के बारे में सोचते हुए उसका दिल भारी हो जाता है। उसकी मौत का श्रेय वो खुद को दे रही थी, क्योंकि मन्नत की वजह से ही अभिमान ने रक्षित को मारा था। अगर मन्नत पहले ही रक्षित को वहाँ से भेज देती तो शायद आज रक्षित उसके साथ होता और जिंदा होता। थोड़ी देर बाद ध्वनि जी और गिरीश जी प्रियांक और अपने रिलेटिव्स को लेकर वहाँ से चले गए। मन्नत ने एक बार फिर नज़र उठाकर उन लोगों को नहीं देखा। वहीं अभिमान मन्नत का हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में भरते हुए गार्डन से घर के मेन एंट्रेंस पर पहुंचा। अभिमन्यु और जन्नत भी उनके बगल में खड़े थे। वहीं मिथिला जी आगे आईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए उन दोनों की आरती उतारी और फिर 2000 के नोट से उन दोनों की नज़र उतारी। ऐसा ही उन्होंने अभिमन्यु और जन्नत के साथ भी किया। घर की बड़ी सी चौखट पर इस वक्त 2 कलश रखे हुए थे और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ढोल बज रहा था। मन्नत बेटा, आप बड़े हो, इसलिए आप कलश गिराकर अंदर आ जाओ और फिर इस कुमकुम की थाल में पैर रख अपने शुभ कदम घर के अंदर रखो, मिथिला जी ने कहा। तो जन्नत तुरंत बोली, लेकिन मम्मी जी, मैं मन्नत से बड़ी हूँ, इसलिए ये रस्म तो पहले मुझे करनी चाहिए। उसकी बात पर मिथिला जी मुस्कुराकर, हाँ बेटा, मायके में मन्नत आपकी छोटी बहन है, लेकिन अब इस शादी के बाद वो आपकी मामी सास हुई, इसलिए औंधे में मन्नत आपसे बड़ी हुई तो रस्म भी पहले वही करेगी। आओ मन्नत, मिथिला जी ने कहा। तो जन्नत का मुंह बन गया। वहीं मन्नत ने कलश गिरा दिया और उस कुमकुम की छाप छोड़ते हुए वो घर के अंदर आने लगी। पर लहंगे की वजह से उसे तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए अभिमान ने उसका लहंगा पकड़ लिया और उसके साथ साथ चलने लगा। जन्नत और अभिमन्यु भी गृह प्रवेश के बाद घर के अंदर आ गए। तभी अभिमन्यु बोला, माँ, मैंने तो मामी जी का आशीर्वाद लिया ही नहीं, मैं अभी ले लेता हूँ। कहते हुए अभिमन्यु मन्नत के पास जाने लगा तो मिथिला जी तुरंत बोली, ए वहीं रुक, मामी के चमचे, पता नहीं है भांजे मामी के पैर नहीं छूते। उनकी बात पर अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रख, ऐसा क्या? हाँ, इसलिए तुम मत
पर जन्नत बेटा, आप जाकर मन्नत के पैर छू लीजिए, मिथिला जी ने कहा। तो जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। उसे काफ़ी एम्बेरेसिंग फील हो रहा था। अरे बहुरानी, खड़े खड़े क्या ज़मीन को निहार रही हो, जाकर आशीर्वाद लो, गंगा जी ने कहा। तो जन्नत ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने कदम मन्नत की तरफ बढ़ा दिए। वो मन्नत के पैरों की ओर झुकी ही थी कि तभी मन्नत अपना लहंगा घुमाते हुए सीधा ऊपर की तरफ जाने लगी। इसी दौरान मन्नत का भारी लहंगा किसी चाटी की तरह मन्नत के मुंह पर जा लगा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, कहते हुए मन्नत ऊपर की तरफ जाने लगी। तो गंगा जी बोली, लो जी, तू इतने में ही थक गई, फिर आगे का सब कैसे करेगी। उनकी बात सुन मन्नत उनकी तरफ देखने लगी। वहीं अभिमन्यु मुस्कुराने लगा। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप, ये सब कोई बोलने की बात है क्या, मिथिला जी ने कहा। तो गंगा जी मुंह बनाते हुए, ओए खोतियो, मैं रस्मों की बात कर रही हूँ। अरे वो होती है ना आजकल अंगूठी ढूंढने वाली। उनकी बात सुन मिथिला जी सिर हिला देती हैं। पर माँ, बच्चे थक गए हैं, बाकी की रस्म हम सुबह ही कर लेते हैं। मन्नत बेटा, आप जाकर आराम कीजिए। जन्नत, आप भी रूम में जाइए। दिव्या, दोनों को लेकर जाइए, मिथिला जी ने कहा। तो दिव्या उन दोनों के साथ जाने लगी। वहीं अभिमान और अभिमन्यु भी आगे की तरफ जाने लगे। तो मिथिला जी हंसते हुए, बेशर्मो, थोड़ी देर उन्हें आराम करने दो और तुम दोनों भी जाकर रेस्ट करो, कहते हुए मिथिला जी वहाँ से चली गई। पर अभिमान उनके जाते ही सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अपने कमरे में आते ही उसने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई। इस वक्त रूम में अंधेरा था, पर बालकनी का डोर खुला हुआ था, जिसकी वजह से चांद की सीधी रोशनी कमरे में पड़ रही थी। तभी उसे बालकनी में चूड़ियों की शोर की आवाज़ आती है, जिसे सुन अभिमान तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी पगड़ी और वरमाला उतारकर सीधा बालकनी में आ जाता है। तो मन्नत अपने हाथ रेलिंग पर टिकाए चांद को देखे जा रही थी। उसने अपने सिर से दुपट्टा हटा दिया था, जिसकी वजह से चांद की रोशनी में उसका चेहरा काफ़ी सुंदर लग रहा था। तभी अभिमान पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर लेता है और धीरे से उसके कानों में कहता है, तुम हार गई लिटिल वन, सी वी आर मैरिड नाउ। चैलेंज किया था ना तुमने मुझे, तो देखो अपने उस चैलेंज का अंजाम। आज तुम मेरी बनकर मेरी बाहों में खड़ी हो। उसकी बात सुनने के बाद भी मन्नत के चेहरे के भाव नहीं बदले। नाउ आई वांट सेलिब्रेट माई फर्स्ट नाइट, और आज की रात का एक भी लम्हा मैं मिस नहीं करना चाहता, कहते हुए अभिमान ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उसके गले से भी वरमाला निकाल कर फेंक दी।